हम लोग जो अब स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 71st मेंस। बीच में हमने इसका नाम रखा था क्रैश कोर्स, मैंने कैसा कोर्स जो बीच में ही क्रैश हो जाए नहीं। तो बाद में हमने इसका नाम बदल करके इसका नाम कर दिया ऑफिसर्स बैच। भाई ये बैच सीधे सीधे कहाँ लैंड करता है, सीधे सीधे बीपीएससी में ऑफिसर बना देता है ये बैच। बाकी बैच पीटी उटी पास कराता है जब उसके, तो ये फोकस्ड पूरी तरह से है, तो उसके ऊपर फोकस कराता है। तो ये हमने, और इस वाले में अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्लो रखेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। आप चूंकि इसमें ये जो बीपीएससी मेंस की तैयारी है, इस बीपीएससी मेंस की तैयारी में जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका इस लेवल पर कम है और आपकी भूमिका ज़्यादा है, इसलिए आपका रोल अधिक है कि यहाँ पर आपका रोल इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि मान लो 3 जो मेंस का है, बीपीएससी जो मेंस का है, तो आप जानते हैं कि इसमें 900 मार्क्स की टोटल कहानी है, स्टोरी है। वो ऑप्शनल और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं, ऑप्शनल और क्वालिफाइंग की। तो इस वाले में जो 900 है, इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, ये 3 है। और जीएस पेपर 1 में आपने देखा हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स और डीआई। और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। और फिर एसए में 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और इसमें हमने आपसे डिस्कस किया, वीडियो बना के डाला कि तीनों सेक्शन में अगर अच्छा कमांड लेना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है फर्स्ट टू फाइनलाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को फाइनलाइज करना। और इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमने एक बीपीएससी 70 का जीएस पेपर 1 को सामने रखा और उसमें हिस्ट्री कल्चर के पेपर को सामने लिया था। 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था। और उसके पहले एक दिन हमने हिस्ट्री कल्चर का टॉपिक्स बताया था और फिर हिस्ट्री कल्चर का पेपर निकाला। हमने सोचा कि भाई जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में 2 तरह के लोगों को हमने देखा है। एक जो लोग होते हैं वो, जैसे एक नहीं कहा जाता है कि कौवा कान ले गया, तो अपना कान देखने के बदले कौवा के पीछे पीछे ये एक माहौल बना देते हैं सब, पता नहीं कहां से, जिसका हम समर्थक नहीं, बिल्कुल समर्थक नहीं है। माहौल ये बना दिया जाता है कि बीपीएससी के पैटर्न में चेंज, एग्जाम के पैटर्न में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो रहा है, बड़ी सारी बातें, मॉडरेशन माने नहीं होता है, अननेसेसरी अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही बर्डन अपने ऊपर ले लिया जाता है। जबकि चीजों को सिंपल रखें अगर, और पढ़ाई से जुड़ा हुआ रखें, तो ज्यादा आसानी से चीजें आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। तो इसी को दिखाने के लिए, और ये इसलिए किया जाता है, ये वो कैंडिडेट ये काम करते हैं जिनसे पढ़ा नहीं जा पाता है। वो बैठते तो हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पास करना है, प्रेशर उनके ऊपर भी है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो अपने माइंड को इस तरह के मिसलेनियस चीजों में इंगेज करते हैं वो, जो उनसे हो नहीं पा रहा है। और ये कैंडिडेट होता है जो कि जिसको पता है कि भाई हम मैंने चीजों को ईजी रखेंगे तो हमारी चीजें आसानी से रोल करती रहेंगी, और वो बैठ के पढ़ पा रहा है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 40% बीपीएससी चेंज ही हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चेंज हो रहा है। तो एक तरीका ये होगा कि फिर तैयारी छोड़ दे, और दूसरा तरीका ये होगा कि क्या चेंज हो रहा है उसको पहचाने और उसके अनुसार अपनी तैयारी के स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर ले। तो ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है कि भाई जो चेंज हो रहा है उसको पहचाने और अपने स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो जो चेंज हो रहा है जब उसको हम खोजने जाते हैं पेपर के अंदर, तो भाई खोजेंगे ना कि क्या चेंज हो रहा है, तो कहां मिलेगा हमें जो चेंज हो रहा है वो? पिछले साल क्वेश्चन पेपर में। तो फिर वहां पे माइंड कहता है कि नहीं, ये तो पिछली बार का, इस बार चेंज होगा। तो जो चेंज हो रहा है पिछली बार खोजते हैं, और उसी खोजने के क्रम में हमने जीएस पेपर 1 को लिया, चाहे आप जीएस पेपर 2 को भी ले लेंगे। हिस्ट्री कल्चर को हमने चेंज किया, खोजा, पेपर को निकाला और 70 के पेपर को हमने दिखाया। तो आप भी अपने से जरूर उसको एक बार देखिएगा। जब पेपर देखेंगे, बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि जब भी इसका पेपर कोई कैंडिडेट पेपर के संपर्क में रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। जनरली क्या होता है कि जब पेपर के कांटेक्ट में आप जाते हैं तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो डिमांड है वो कुछ और है और हमारा प्रिपरेशन एट पार नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी। जैसे मान लो आईआईटी का कोई पेपर, जेईई का कोई पेपर ले ले, नीट का कोई पेपर ले ले, तो आप जाएंगे तो बच्चा कितना भी अच्छा तैयारी कर रहा होगा, बहुत 95% बच्चे हैं जिनको वो पेपर देकर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन एक बात सोच के देखो, बीपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा जब बीपीएससी पीटी के पेपर के ऊपर जाएगा, जो हिस्ट्री कल्चर पर हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इकोनॉमी पढ़ता है, करंट अफेयर्स पढ़ता है, तो जब उसके पेपर के नजदीक जाएगा, या ये जीएस मेंस का जो पेपर है और ऐसे के पेपर के नजदीक जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा?
उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको पेपर के नजदीक रहना चाहिए। तब फायदा इसका आपका ये होगा कि वो जो बॉदरेशन जो मार्केट में क्रिएट किया जाता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है और पता नहीं क्या क्या, उससे आप बच जाएंगे। जब भी पेपर के बीपीएससी के 70 का पेपर प्रिंट आउट निकाल करके आप एकदम अपने सामने रखे रहिए। इससे क्या होगा, जो सेक्शन करने जा रहे हैं, हिस्ट्री करने जा रहे हैं, उसका पेपर सामने रखे रहिए। इकोनॉमी करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी करने जा रहे हैं, पॉलिटी करने, जो सेक्शन करने जा रहे हैं, 2-2 पेज में हाथ से लिख डालिए। ज्यादा क्वेश्चन कहां है भाई, शॉर्ट नोट्स के 5 है और फुल लेंथ के 4 क्वेश्चन है बीपीएससी 70 के, तो हम एक पेज पे लिख के उसको सामने रखेंगे। जब इकोनॉमी पढ़ने जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे, जो भी पढ़ने जाएंगे, तो उसको सामने लिख के रखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आई कैन डू इट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि चेंज हो रहा है, ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 इसमें से आता है कि जब हमने लिस्ट फाइनल कर लिया, हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया उस लिस्ट का, जो भी लिस्ट में, चूंकि भाई हम विषय नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में क्या होता है कि भाई बीपीएससी में जैसा पूछा जाता है वैसा हमारा टॉपिक होगा, वैसा हमारा कंटेंट होगा। जबकि वही जेपीएससी में जाएंगे, आरएएस में जाएंगे, तो उसी विषय का टॉपिक कुछ और होगा, कंटेंट कुछ और होगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन का डिमांड, क्वेश्चन का तरीका अलग है, क्वेश्चन का डिमांड अलग तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन का, तो ये हम एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, क्लियर है। और उसके अकॉर्डिंग जब जा रहे हैं एग्जाम में, तो हमने ये कंटेंट टॉपिक फाइनलाइज कर लिया, कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के बीच में, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ। वो एग्जाम में वो जो कंटेंट क्रिएट किया उसका याद होना एग्जाम हॉल में। आपके सामने जब टेस्ट देने आते हैं, 3 घंटा पेपर सामने रहता है, तो आप किस बात को लेकर के टॉर्चर होते हैं? बात ही नहीं याद आता है। मैंने 2 ही बात को लेकर के, तो 3 ही बात को लेकर के तो टॉर्चर आप होते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसका उत्तर शुरू ही नहीं हो पा रहा है। आप कलम जब रखते हैं कॉपी के ऊपर, तो आपसे स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। और स्टार्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट आप कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को जो आपने कॉपी में कुछ सारे क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आप उसको बंद कर देते हैं और 4-5 दिन बाद फिर दोबारा सेम क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप शुरुआती एक पैरा लिखिए सब क्वेश्चन का, फिर बंद कर देते हैं। फिर 5-7 दिन बाद फिर सेम पेपर आपको देते हैं और फिर आपसे बोलते हैं कि लिखिए, वही फर्स्ट पैरा ही लिखिए केवल। आपको आश्चर्य होगा देख करके कि हर बार आपका जो शुरुआती पैरा है वो अलग अलग है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? और हो सकता है कि जो पैरा आपने लिखा है, जो एग्जामिनर जब उसको कॉपी चेक करेगा तो उसका वो फर्स्ट पैरा कुछ और हो, जबकि आपको तो लिखना ऐसा है जिससे कि जब भी लिखें उस क्वेश्चन का शुरुआती पैरा तो हर बार एक ही हो, और वो एग्जामिनर जो सोच रहा है उसके सोच को या तो इंप्रूव करे या तो उसके एट पार हो। तो उसको ना तैयारी कहा जाता है कि हर बार अलग अलग लिखेंगे, उसको तैयारी कहा जाता है। हर बार अलग अलग को तैयारी नहीं कहा जाता है। फिर तैयारी कर किस बात कर रहे थे जब कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आ रहा है और हर बार आपका शुरुआती पैरा अलग अलग हो रहा है? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्वेश्चन आंसर लिखने में यह होती है कि आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है वहां पे, भाई हमको कंटेंट याद ही नहीं आ रहा है। जब लिखने को तो लिख दिए कि बेरोजगारी के कारण वेरियस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लिख दिए। बेरोजगारी दूर करने के उपाय 2 पार्ट में बांट दिया, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स एंड स्टेप्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबरर्स। ये हमने 2 पार्ट में बांट दिया और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स इनिशिएटिव्स को 2 पार्ट में बांटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट, हमने बांट भी दिया इसको। यही बांट के ही लिखना है हमें, जिससे कि एग्जामिनर के सामने जब कॉपी स्क्रॉल हो उसके ऊपर, तो हमें एग्जामिनर को सीधे ये जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, इनिशिएटिव एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ लेबरर्स, ये उसके स्क्रीन के सामने बिल्कुल एकदम क्लियर रहे, सामने दिखे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिखना हमें ऐसे ही है, लेकिन समस्या क्या है, हमसे तो याद ही नहीं आ रहा है, पॉइंट ही नहीं याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है तो है 2-3 हमसे याद ही नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? दूसरी बात। और तीसरी बात क्या आ रही है भाई, उसको ये वाला जो बोले अरेंज करना, चीजों को अरेंज करना का मतलब कि हमें कैसे लिखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, उस टॉपिक को हमें लिखना कैसे है। कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछा हुआ है, 4 पार्ट पूछा हुआ है, वो चारों पार्ट को हम एड्रेस करने जब जा रहे हैं, ठीक है, तो चारों पार्ट को एड्रेस करने जा रहे हैं, तो कोई पार्ट उसमें से उठाया तो उसको प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, और ये इस फॉर्मूले के तहत अगर हम काम को कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि जो कर रहा है वो एक ही बार में पास कर जाएगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पेपर में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी आने वाला है। इससे का देख रहे थे, तो इससे में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही कंटेम्प्रेरी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, या आईटी और इकोनॉमिक आईटी का डेवलपमेंट के साथ लिंक पूछा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से नीचे सेकंड बाप के नाम का आसपास बेटा के नाम पर हो रहा, इस तरह का जो लोकोक्ति पूछा हुआ है, और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो हम एक बार तरीका अगर जान लेते हैं लोकोक्ति को इंटरप्रेट करने का और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अगर जान जाते हैं, तो कोई भी लोकोक्ति पूछेगा हम उसको उसी पैटर्न पे लिख देंगे। ऐसा थोड़ी हमें बातें नहीं आती हैं, क्लियर है। तो मेन अब इसमें यह है कि 2 बातें हैं, ध्यान रखिए। एक, अपने आप को कहीं से कॉम्प्लेक्स, किसी अपने थॉट को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ओवरबर्डेंड होने की जरूरत नहीं है, इसको इजी रखने की जरूरत है। बाजार में जो चीज है, जो बड़े सलाहकार आए हुए हैं, गलती से भी तय कर लीजिए कि किसकी बातों को सुनना है, उन्हीं की बात सुनना है, उसके अलावा कोई बात नहीं सुनना है। अल्टीमेटली सारी बीमारी का समाधान इस बात से होना है कि कोई किस टॉपिक की बात आपको याद है कि नहीं है। उसके लिए कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, उसके लिए एक ही फार्मूला काम आएगा कि एक बार कुर्सी चेयर पे बैठा और 4 घंटा पढ़ा। जैसे नहीं, एक वीडियो बनाए थे तो बोले थे कि संत बन जाइए। संत बनने का मतलब क्या हुआ? देखते हो कि जो सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं उनके दाढ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, बाल उली सही हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है दाढ़ी बाल उल वाला, आजकल बाबा लोग दूसरे तरह के भी आ रहे हैं, साफ सुथरे भी आ रहे हैं। तो संत बन जाइए मतलब आपका दिमाग, आप उसी में रम गए हैं, आपको दिख रहा है, आपको माने मोक्ष दिखाई दे रहा है। आपके आत्मा और ब्रह्म के बीच का जो गैप है वो आपको साफ साफ नहीं कहा जाता है कि निर्वाण प्राप्ति, जो लोग बोलते हैं कि आत्मा और ब्रह्म के बीच का माने एग्जाम हॉल और आपके बीच का जो अंतर है वो कम होते हुए आपको दिख रहा है। हम पटना कलम को ऐसे सुझा लेंगे तो हमारा हो जाएगा। एग्जाम हॉल में पटना कलम पूछेगा, हम उसको लिख देंगे
और जैसे जैसे ये चैलेंजेस सॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आपके और एग्जाम हॉल के बीच का गैप क्या होता जाएगा, उसी को तो मोक्ष बोलते हैं। इस लेवल का निर्माण वही है कि हमारे और एग्जाम हॉल के बीच का गैप, और उस चीज को मुझे दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा है। किसको दिख रहा है? आपको दिख रहा है। इसी को बोलते हैं संत बन जाइए। दूसरे को गाली देते हुए चीज थोड़ी दिखेगा है? हाँ, नहीं, अप्रैल में मोक्ष तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, अप्रैल से मतलब नहीं है, मोक्ष मिल जाएगा। तो गैप और उस चीज को जैसे नहीं कहा द्वैतवाद अद्वैतवाद, जैसे वो बोलते हैं कि भाई उसको, ये जो दर्शन है उसमें बोला जाता है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच के मिलन को थर्ड पार्टी के रूप में आप मिलते हुए इंजॉय कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में वो जो मिठास है वो रसगुल्ले की मिठास से भी ज्यादा, और दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है, घर वालों को थोड़ी समझ में आ रहा है। आपके कॉन्फिडेंस है, आपके इस चीज से घर वालों को अच्छा लग रहा है कि देखो अपना कर रहा है, करने दो इसको। वो आपके लिए 12 बजे रात को कहेंगे तो कॉफी चाय बना के मम्मी खड़ा रहेंगी, हाँ ठीक है बेटा पढ़ो, ठीक है बेटी पढ़ो। ये लेवल होता है अपने आप को अगर उस तरीके से अपने सही ट्रैक पर रखा हुआ है तो। और उसी के साथ साथ आदमी समय से आता है, समय से पहले नहीं आएगा, समय से आएगा। और जो अप्रैल आप बता रहे हो एक दिन आएगा और आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा, रोल नंबर हुआ रहेगा। गलत है? तो ये जो होता है, किसी एक दिन बोले थे कि संत बन जाइए, उसका ये मतलब था। और दूसरा बोले थे कि मैथ की तरह लिख डालिए। कुर्सी पे बैठ के हार्डबोर्ड लिया, उस पे 4-5 पेज रखा हुआ है और कोई टॉपिक को लिखा, और लिखते लिखते पूरा टॉपिक लिख डाला। अभी इस लेवल पे क्या हुआ, पूरे सप्ताह में 6 दिन टॉपिक लिखिए और 7वें दिन क्वेश्चन लिखिए। पूरे 6 दिन टॉपिक लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जितने भी इस तरह के जितने एंगल से सब चीजें हो रही हैं, सब एंगल को लिखे जा रहे हैं। स्टोरी के रूप में नहीं, कहानी की तरह नहीं लिख रहे हैं हम, उसको ब्रेन डायग्राम के रूप में लिख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, लिखे जा रहे हैं उसका कोई, अब आप ही समझ रहे हैं कि वो पेज किसी को दे देंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है, वो आप ही समझ रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। और मैथ की तरह डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसको बार बार हम बोल रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में भाई 4 क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जीएस पेपर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का ये 4 क्वेश्चन आना है। 7 में 2 और 8 में 2, चारों में 4 टॉपिक कवर करेंगे। वो एक में पाई चार्ट पूछेंगे, दूसरे में बार डायग्राम पूछेंगे, तीसरे में लाइन डायग्राम पूछेंगे, चौथे में टेबुलेशन टेबल पूछेंगे। तो चारों तरह के टॉपिक को अगर हम अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपनी मैथ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा है वो 5-5 क्वेश्चन कर ले तो उससे 6ठा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। जिसका और कमजोर है वो 10 क्वेश्चन कर ले तो उसका नहीं हो जाएगा, 11वां क्वेश्चन उससे नहीं हो जाएगा। और कोई 20 क्वेश्चन कर ले तो उससे 21वां क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। और होने में दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो क्वेश्चन के ऊपर नजर बैठ जाएगा, नहीं कहा जाता है कि आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रहा है। बार डायग्राम का कोई क्वेश्चन होगा तो आंख बंद करके भी दिखाई दे रहा है। देखने का मतलब क्या हुआ कि आप इतना बार उसको मत चुके हैं कि उसका हर कुछ आपको दिमाग में आपके घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है डीआई वगैरह को, लेकिन फिर सब बात का समाधान यही है कि आपको सफलता के प्रति दृढ़ निश्चय हो जाना पड़ेगा और संत बन जाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? संत बन जाना पड़ेगा। साधु संत जो होते हैं वो संत बन जाना पड़ेगा। बैठे आप अपनी दुनिया में अपना आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो बाजार में ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है। बाजार में फैसिलिटीज नहीं है, सब चीज छोड़ करके अगर हम अपने कॉपी किताब पे पढ़ जाए तो हम पास कर जाएंगे। ये बाजार में जो इतने सलाह पड़े हुए हैं, लेकिन हाँ रिलेवेंट सलाह की जरूरत होती है। मैं आज दिन में देखा, हमको तो यहाँ बैठ के एक्सपीरियंस होते रहता है, कुछ लोगों से, आप लोगों से मिलते हमारा अपना एक्सपीरियंस है, और जो हम देखते लोगों से मिलते हैं तो एक्सपीरियंस होते रहता है। कई बार जैसे अभी बीपीएससी 70 का मेंस का कॉपी आया हुआ है तो लोग दिखाने आते हैं, हम नहीं इससे समर्थक हैं कि दिखाइए। ये पेपर जो अपलोड किया गया है पेपर दिखाने के लिए नहीं अपलोड किया गया है, वो तो उसमें स्कैन किया गया तो उसमें कोई कमी नहीं रह गई हो, कोई उसका इस बात कोई पेज छूट गया हो, कुछ हो इस बात के लिए, और उसका कंप्लेन करिए अगर कुछ छूट गया है तो इसके लिए वो स्कैन आया हुआ। लेकिन लोग लेके आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो जब पेपर देखने से तब लगता है कि ये कई यूट्यूबर हैं कितना सत्यानाश कर रहे हैं तैयारी करने वालों का। बहुत सारी जो हमने बताया कि पहला पैरा जैसे क्वेश्चन दिखे, हम दिखते ही हम हमारा कलम रुके नहीं, हम टॉपिक को क्वेश्चन को पढ़ा और दिखते ही हमारा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट हो जाए। और माने कोई 5 दिन बाद भी कहेगा तो हम वही स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। 10 दिन बाद भी, इसी को तो तैयारी बोलते हैं। रिहर्सल किस बात को बोलते हैं? रिहर्सल कर रहे हैं ना आप, 17 को पेपर देकर के रिहर्सल कर रहे हैं। तो रिहर्सल का मतलब क्या होता है कि फिर जाके 18वें पेपर में भी वही गलती करेंगे जो 17 पेपर में किए थे, फिर कर क्या रहे थे। ठीक है, तो ये कई बार देखते हैं कि सुझाव की जरूरत होती है। जैसे सुझाव, कोई सही सुझाव मिलता है एकदम ड्रास्टिकल चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, और कई बार हम पटना गए थे, कोचिंग था, उसमें बड़े बच्चे थे, उसमें हमने कहा कि भाई देखो भाई तुमको आइडोलाइज पीसीएस अधिकारी हो या आईएएस पीसीएस अधिकारी बनने का सपना सब लोग नहीं साहस करते थे। ये पिछले सालों में क्या हुआ है, पिछले 1-2 सालों में ये कांस्टेबल से लेकर के और आईपीएस तक सब एक साथ मिक्स हो गए हैं। नहीं तो कोई साहस करता था आईएएस पीसीएस की तैयारी करना? नहीं साहस करते थे लोग। तो उसी में हमने कहा था कि अरे तुमको, मैंने आपको आप अधिकारी बनने जा रहे हैं बीपीएससी का, तो तुमको आइडोलाइज ही करना है, अपना आदर्श ही मानना है, तो विकास कृति को मानो ना। कोचिंग के मेंटर के रूप में 10 बातें, 10 गलतियां, 10 कमी है, चाहे जो भी हो, एक टीचर के रूप में हम जानते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी है वहां। लेकिन फिर भी अगर एक पर्सनालिटी के रूप में आइडोलाइज करना है, टीचर के रूप में आइडोलाइज करना है, इस लाइन के टीचर के रूप में, तो उनको करो ना। कि किसको आइडोलाइज कर रहे हो? हैं? जो पटना में किसको आइडोलाइज कर रहे हो? उससे आपका पर्सनालिटी बढ़ेगा कि आपका पर्सनालिटी घटेगा? आपका पर्सनालिटी, कभी भी कुछ भी पढ़िए तो मैथ की तरह पढ़िए। उसको पढ़ाई कहा जाता है, उसको मेहनत कहा जाता है। अगर कहानी की तरह पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब जो नोट्स है, नोट्स को 2-3 बार पढ़िए, उसको बंद करिए और मैथ की तरह लिखिए। कॉपी भी जब लिखने जाइए, एक बार में पास करना चाहते हैं तो जो आपका कॉपी है उस कॉपी में चीजें क्या होना चाहिए? कॉपी में जो चीजें वो बिल्कुल माने विजिबल होना चाहिए। जब स्क्रीन पे स्क्रॉल करे तो एकदम चीजों को हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दो भी है, दो पार्ट में बांटा, आगे बढ़ाया, फिर एग्जाम्पल लेते हुए फिर 2-3 लाइन, एकदम चीजें आगे की तरफ फ्लो होनी चाहिए। और ये करना कठिन नहीं है, करना आसान है। ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा आसान है, वो स्टोरी में टाइम भी ज्यादा लगता है, दिमाग भी ज्यादा थकता है और आउटपुट भी कम आता है। और फिर वही एक बात हमेशा ध्यान में इमेजिन करके करिएगा, कौन सा, ये आपका, आप जो यहां पे हैं इतना बड़ा दिमाग लेके जो बैठे हुए हैं, और ये जो एग्जाम हॉल है, इसके बीच का जो गैप है वो गैप रोज कम होना चाहिए। ये कम होते हुए फील होना चाहिए। जैसे चैतन्य ने, वो क्या था, चैतन्य का कौन सा दर्शन था, दर्शन जो है ना, कई सारा विशिष्ट अद्वैत है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, ये सब जो दर्शन है, उसी में चैतन्य का कौन सा था, माने दर्शन का तो सब दर्शन का तो एक ही चीज है कि ब्रह्मा और आत्मा और ब्रह्म है के बीच का जो मिलन है, यही तो फिलॉसफी है, यही तो सबने यही कहा है। उसी को इस्लाम में जाते हैं तो सूफी संत में उसको क्या तो कहा जाता है, माने दो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, उनके बीच में मिलन। सारा फिलॉसफी तो इसी पर है। तो उसी में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कोई खूब सुंदर आप गाना गाते हैं भोजपुरी का, तो आप बाहर की चीजों को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं। वही चैतन्य बोलते हैं कि गाना के गीत संगीत के माध्यम से आत्मा ब्रह्म के मिलन को इंजॉय करना, और आप अपने आप को बाहर रख करके इस मिलन को इंजॉय कर रहे हैं। आत्मा और ब्रह्म के बीच का संगीत भी ब्रह्म को पाने का जरिया है। और उसी के तहत आप देखा, हरे राम हरे कृष्ण जो संप्रदाय है चैतन्य का ही है, नदिया झीलें बंगाल से और पूरे विश्व में फैल रहा है वो। तो वही बोलते हैं कि संगीत के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के बीच के मिलन को, तो आप संगीत गीत तो गा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म को मिलते हुए अनुभव करना और उसको इंजॉय करना। और यहां आत्मा आप हैं और ब्रह्म है, एग्जाम हॉल है। उसके आगे वाला मत सोचिए कि उसके पास करेंगे तो ये होगा तो वो होगा, उसके आगे कुछ नहीं होना है। उसके आगे दो चीज होगा, दो चीज है, एक है लग्जरी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे क्या मिलने वाला है, लग्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों कहां मिलने वाला है, एक चीज मिलने वाला है, लग्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लग्जरी जो साथ में मिलेगा वो लग्जरी नहीं है, वो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए वो जरूरी चीजें हैं। उसके बिना आप सही ढंग से काम, अब आप कहेंगे आपको साइकिल दे दिया, मान लीजिए आप एसडीएम बन जाएंगे और आपको साइकिल दे दिया जाए, तो कर लेंगे काम? आप नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको तो स्कॉर्पियो वहां देना पड़ेगा जिससे कि आप टारगेट तक जल्दी पहुंच जाएं। आप डीएसपी हैं और आपको साइकिल दे दिया जाए, कहा जाए पैदल दौड़ के पहुंच जाइए, कर लेंगे काम? वो लग्जरी नहीं है, वो क्या है, वो तो फैसिलिटीज है जो कि आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। शादी होना है तो आपको किस लेवल का काम करना है, और एकदम मान लीजिए कुछ बेमेल शादी हो जाए तो अपनी ड्यूटी कहां परफॉर्म कर पाएंगे? तो इस ड्यूटी, इसके अकॉर्डिंग जो शादी होना है, तो इट्स नॉट अ लग्जरी। वहां पे ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो इसके बाद एग्जाम हॉल के बाहर वाला जो सिस्टम है, वो एग्जाम हॉल के बाहर वाला सिस्टम, इट्स नॉट अ लग्जरी। ये लग्जरी नहीं है, ये क्या है, ये अभी तक अपने घर का समस्या सुलझ नहीं रहा था, अब पूरे सब डिवीजन का 5 लाख लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाना होगा। कोई झगड़ा होगा, उसके जांच अधिकारी कौन होंगे? आप होंगे। जाके जांच करिए, जांच करके रिपोर्ट करिए। एक सब डिवीजन का झगड़ा, घर का झगड़ा सुलझ नहीं रहा था, गांव का झगड़ा सुलझ नहीं रहा था, और इस एग्जाम के माध्यम से एक एसडीपीओ का चयन किया गया है, और उसके ऊपर कौन सी जिम्मेवारी दी गई है? पूरे सब डिवीजन की जिम्मेवारी दी गई है। आप जगेंगे तो पूरा सब डिवीजन सोएगा, और आप सोएंगे तो पूरा सब डिवीजन जगेगा। तो कैसा अधिकारी लिया जाए, रात को जगने वाला कि सोने वाला? कैसे पता चलेगा कि कौन सोने वाला है, कौन जगने वाला है? एग्जाम है। क्लियर है? तो ये चीज है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान। अभी कोई टॉपिक पढ़ाया थोड़ी है, आपने सब कुछ देखा है। अगर आपका आंख कान खुला हुआ है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख डालेंगे, और आपका आंख कान अगर नहीं खुला हुआ है तो आप नहीं लिख पाएंगे इसमें। आप सोचिए, जाके किसी बॉलीवुड को के कोई स्टार से कहिए क्वेश्चन, तो उसको पता ही नहीं है। लेकिन उसी में कोई जागरूक आदमी है जो कि बोलते हैं आप बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, उससे पूछे तो उसको पता है, एक एक चीज गिना के रख देगा।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिकारी, ये एग्जाम प्रणाली इसलिए तो है, अधिकारी तो उसको बनाया जाएगा ना जिसका आंख कान खुला हुआ रहे। अब खुला हुआ का चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे क्वेश्चन पूछ दो उस तरह का। आंख खुला हुआ है तो जानता होगा, नहीं खुला हुआ है तो नहीं जानता होगा। अब उसको एसडीपीओ बनाएंगे तो जगह जगह रहेगा, आसपास में कौन सी घटना घट रही है, कहां घट रही है, इस सब चीज को वो जानने के लिए उत्सुक रहेगा। आ रहा समझ में? तो ये चीज है। खैर, तो हम लोग इसमें से ये जो है, इसमें से हम लोग जो इसमें टॉपिक है सेकंड पेपर का, इकोनॉमी अब लेके चल रहे हैं। और इकोनॉमी का आपका हमने बात यहीं से शुरू करी थी और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि आपका काम ज्यादा है, हम लोगों का काम कम है। ठीक है, आपका काम बस इतना ही है, हम लोगों का काम इतना ही है कि रोज शाम को घूमते टहलते आइए, स्कूल चले, हम स्कूल चल रहे हैं, यार दोस्तों से मिलने स्कूल चले, यहाँ आए, एक आध 2 घंटा शाम को घूमे फिरे, चाय पिए, यहाँ लौटते समय चाय पी लीजिए, चाहते समय चाय पी लीजिए, और जल्दी से भाग के रूम में जाइए, कपड़ा उपड़ा चेंज करिए, खाना खाइए, और फिर 3 घंटा निपटा दीजिए, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और सो जाइए। फिर सुबह में 6 बजे उठ जाइए, चाय पीजिए, चाहे कहीं वॉक करना हो, कुछ फ्रेश व्रेश होना, एक्सरसाइज करना हो कर लीजिए, और 6:30-7 बजे के आसपास फिर बैठ जाइए, 5 घंटा खींच दीजिए, 4 घंटा खींच दीजिए, 11 बजे तक। फिर 11 बजे उठिए, अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, आधा घंटा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, ब्रेक करिए, और फिर 11:30-12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक खाना खाने तक खींच दीजिए एक सेक्शन। फिर उठिए, खाना खाइए, और 1 घंटा लेट जाइए, सो जाइए 1 घंटा, और 1 घंटा सो करके फिर 4 बजे के आसपास उठिए, और 4 से 6 बजे तक फिर 2 घंटा कुछ निपटा लीजिए, और फिर ये 3 घंटा स्कूल चले हम यार दोस्तों से मिलने। और इस तरीके से अगर क्वालिटी टाइम अगर आप ले रहे हैं तो 4-4, 8-3, 11 और 2, 13 घंटा हो गया। बहुत है 13 घंटा। 13 घंटे में कुछ सिलेबस नहीं बचेगा। अपने आप को इस तरीके से अगर घेर लेते हैं, अपने रूटीन को कर लेते हैं आगे 3-4 महीना, तो आपको पास करने से कौन रोक सकता है? क्लियर है? तो इसलिए बहुत ज्यादा ओवरबर्डेंड होने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम एकदम संत बन गए तो अब तो हम दाढ़ी ही नहीं कटाएंगे। बीच में ये जो शाम वाला टाइम है, थोड़े बहुत मन किया तो आधा घंटा के लिए निकल गया, कुछ लोगों से मिल लिया, लेकिन बहुत बकबक नहीं किया, क्योंकि बहुत बकबक करने से उसका दिमाग पर इंप्रेशन रहता है। तैयारी में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, मुंह बंद होता जाएगा, दिमाग खुलता जाएगा। ठीक है, ये चलो, तो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी वाले में इंडियन इकोनॉमी, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हमारी जरूरत दोनों है, शॉर्ट नोट्स की भी है और बड़े की भी है। और आप जानते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि है। और कृषि वाले में एक फॉर्मेट हमारा पे हो जाएगा, एग्रीकल्चर विकास क्रम, डेवलपमेंट, इंडिया बिहार दोनों सब पूरा एक टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। एग्रीकल्चर की वर्तमान स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, और उन चैलेंजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे दूर कर रही है। इस तरीके से पूरा एक हमारा चार्ट बन जाएगा इसका। दूसरा टॉपिक जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर में सेकंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अदर रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अदर रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां, इसका भी एक चार्ट बन जाएगा हमारे पास। क्रांति, हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां। ठीक है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म, बिहार में खूब हो रहा है, भूमि सुधार। ये भी एक टॉपिक है, हमें करना पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक और करना पड़ेगा जिससे कि हमें हमारे वो हो जाए, जो कंटेम्प्ररी जो कहा जाता है ना, स्मार्ट फार्मिंग,
स्मार्ट फार्मिंग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, स्मार्ट फार्मिंग में तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ये सब जो हो रहा है, तो उसको, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, उसे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी जैविक खेती, जैविक खेती, और फिर जैविक खेती के बाद यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में कैसे यूज करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ड्रोन का कैसे यूज करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, इसका भी। और उसके बाद एक और है फूड प्रोसेसिंग, बिहार के लिए, चाहे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। और उसके बाद एक और है पोस्ट हार्वेस्ट में, दो टॉपिक आएगा, एक आ जाएगा कृषि उत्पाद विपणन, मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसमें तो आप जानते हैं दो है, एक एमएसपी के बारे में जानना होगा, दूसरा ई नाम के बारे में जानना होगा, ऑनलाइन क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, और तीसरा थर्ड हो जाता है उसके बाद फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, और इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड या और भी जो भी इनिशिएटिव्स हैं, तो उसको लेकर के कुछ शॉर्ट नोट्स के टॉपिक हमें देख लेने होंगे। और शॉर्ट नोट्स वाले में जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख, उसके बाद ये एक कृषि उत्पादों, एक परिवहन भंडारण, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, स्टोरेज, क्या लिखे, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। और उसके बाद एक और पशुपालन, बिहार जैसे स्टेट के लिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स हैं, जो कि जिसका आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए कंप्लीट लिखा हुआ, जब लिखना शुरू करें तो। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, सेकंड, पूछा बीपीएससी में पूछा भी है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग एवं आधारित संरचना, उद्योग एवं आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, और इस वाले में तो निश्चित रूप से कई सारे टॉपिक हैं पूछा हुआ, जैसे बिहार, भारत में औद्योगिक विकास की स्थिति बिहार के संदर्भ में, ये पूछा हुआ मेंस में, शायद 69 या 68 में पूछा हुआ है ये। तो उसी तरह से एक हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक सीधा टॉपिक हो जाएगा जिसमें सारी बातें आ जाएंगी। औद्योगिक विकास, एक हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये कहीं चैट जीपीटी और यहां वहां घूमने की जरूरत नहीं है, ये खाली थकाता है, जो है सो कॉपी में रहे, खाली कॉपी पढ़ेंगे। कॉपी की बातें दिमाग में जब बैठ जाए उसके बाद कुछ और उसको
इंप्रूव करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों का आप सर्वे करके देखिए, जो इन चीजों पे घूमते रहे उनका पीटी भी नहीं हुआ और मेंस भी नहीं होता है। क्योंकि ये कभी भी नहीं कहा जाता है कि 10 एक चीज को 10 बार 10 टाइम्स, या 10 को 100 को 1 टाइम, कौन ज्यादा आउटपुट देगा? एक को 10 बार। ये सोशल मीडिया की माया, टेलीग्राम की माया, सब कूड़ा है, कोई किसी काम का नहीं है। वो ऐसा ज्ञान है जो कभी महाभारत के युद्ध में काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आपने कॉपी में लिखा हुआ पढ़ा है, या एनसीईआरटी को पढ़ा है, या इस तरह के जो पुराने जमाने के फॉर्मूले को, बैक टू बेसिक्स पे है वही। नहीं तो जैसे गड़बड़ हो जाएगा। कैसे लोग बोलते हैं पेपर में, भाई पढ़ते थे तो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो इस तरह से मिलाते थे कि भाई एक पेपर आया, पेज को पलटा तो उसमें देखा कि 2-3 पेज तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तीसरे चौथे पेज पे जाके एक गलत हुआ, फिर चौथे 3-4 पेज फिर गलत नहीं हुआ। भाई अगर हम ठीक से हिस्ट्री का एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ना जाकर, टेलीग्राम पे ना जाकर के, कहीं अच्छे टेक्स्ट बुक को लेकर के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का तीनों पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसमें नहीं आएगा? तीनों को। फिर उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक लेकर के और 4-5 बार पढ़ ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा आएगा जो कि हमसे नहीं होगा? नहीं। तो वही बैक टू बेसिक्स। लोग क्या कर रहे हैं ना, इधर उधर उछल कूद कर ले रहे हैं। टीचर एकदम महानायक बनते जा रहे हैं और बच्चे बिल्ली बनते जा रहे हैं, जबकि कहां इसकी जरूरत है? भाई अब किताब पर फोकस किए रहे चीजों को। नहीं, मैंने पीटी पास करने के लिए भी सारा जो हमारा सेक्शन है, आपको खुद पीटी पास किए हुए लोग हैं, मैंने सब सेक्शन पे जाके देखिए, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार हर चीज का एक एक स्रोत उठाएं और उसका A to Z पढ़ लें, तो सब चीज का हमारे पास नहीं आ जाएगा। जब क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वहां देखेंगे कि कोई क्वेश्चन माइनस हो रहा है, तो फिर जाके अपने सोर्स को देखेंगे कि उसमें क्या कमी है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सोर्स को रिवाइज करेंगे। और इस तरीके से चलेंगे तो 120 में, 150 में 75 या 65 क्वेश्चन सही होगा। बार बार लोग बोलते थे कि पीटी में कितना कटअप जाएगा, कितना कटअप जाएगा, 72 कटअप जाएगा, 78 कटअप जाएगा। हमारा हिम्मत नहीं होता था, इसलिए हम पहले बार भी बोले थे कि पिछली बार से 5 कम। और जब ये रिवाइज फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया, उसमें भी कहा कि अभी भी मैं 91 से पिछली बार से 5 कम पर टिका हुआ हूं। भले मैं गलत हो जाऊं और 72 सही हो जाए, लेकिन मेरा अपना जो इंट्यूशन कहता था, और इंट्यूशन मेरा 5 कम भी नहीं कहता था, 2-3 ही कम कहता था। क्योंकि मैं जो देखता था यहाँ ऑफिस में बैठ के, जो लोग आते थे, और चूंकि अपने यहाँ सब सीनियर लोग आते हैं, सीरियस आते हैं, और उसमें भी आता है कि हर आदमी को कोई ना कोई रिकमेंड किए रहता है। जो बिहार में कोई कहीं कहीं है, वो रिकमेंड किए रहता है। तो अपने यहाँ जो आते थे तो वो सब बताते थे कि सर मेरा ठीक ठीक सही है, मेरा 95 सही है, मेरा 97 सही है, मेरा 100 सही है, मेरा 98 सही है। लोग बताते थे, यानी ये 92, 94, 95 वाले लोग आके अपने यहाँ बताते थे, तो उसको देख करके हिम्मत नहीं होता था। और हम पीछे का भी एक्सपीरियंस कहता है कि जनरली मास नहीं पास करता है, पास करने वाले कहीं कहीं कोने में छुपे हुए हैं, और जब वो रिजल्ट आएगा तब वो बाहर आएंगे, तब वो दिखेंगे। जबकि रिजल्ट के पहले सारे लोग जो नहीं पास करने वाले होते हैं, वो ज्यादा उछलते कूदते रहते हैं। जो पास करने वाले तो चुपचाप कहीं बिल में बैठा हुआ है, वो अपनी दुनिया में है। उसी तरह से मेन 14,000 पास किए हैं, 13,000 कुछ पास किए हुए हैं। इसमें से जो पास करने वाले लोग कहीं बिल में घुसे हुए हैं, नहीं बता रहे कि संत बने हुए हैं। वो कहीं बैठे, एक बार बैठे तो 4 घंटा, दूसरी बार बैठे तो 4 घंटा। और जो नहीं पास करने वाले, अल्टीमेटली वही पास तो करेंगे। मान लो 1200 कुछ सीट है, तो 3,000 मेंस का रिजल्ट आएगा आपका। तो 3,000 मेंस का रिजल्ट आएगा तो 10,000 लोग फेल करेंगे ना। ये तो सच्चाई है कि 10,000 लोग फेल करेंगे। तो हम कहाँ, हम 10,000 रहेंगे, 3,000 वाले रहें। तो 3,000 वाले में रहने के लिए क्या जरूरी है? एक चीज है, हम संत बन जाए, और ये जो टॉपिक हम कराएंगे इकोनॉमिक्स का, हम जो करा रहे हैं उसी पॉलिसी को फॉलो करते चलिए, और उसमें और अच्छी चीजें बातें जोड़ लीजिएगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो साइंस ऐप के ऊपर साइंस टेक्नोलॉजी वाला है, आपने साइंस टेक्नोलॉजी बहुत पढ़ा होगा, बहुत मोटी किताब पढ़ा होगा, लेकिन जो हमने उसमें बता दिया है साइंस टेक्नोलॉजी में, वो साइंस टेक्नोलॉजी आपको मतलब आपका सिलेबस को कंप्लीट करा देगा। वो उसको सही ढंग से अगर फॉलो करते हैं, याद करते हैं, तो लिख लिख याद करते हैं, तो बाकी जो हमने करा कराया है, या चलो ये हम करा देंगे, आपको अच्छे से करा देंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी दोनों, सेंट्रल और बिहार, सेंट्रल और बिहार। और उसके बाद एमएसएमई इंपॉर्टेंट होगा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स के टॉपिक इसमें आ जाएंगे, मेक इन इंडिया, और उसी तरह से मेक इन बिहार, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर मेक इन बिहार। केवल बिहार में बेचिए ही नहीं, बिहार में बनाइए भी सही, नहीं मेक इन बिहार। और उसके बाद एक और इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0, उसी तरह से
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, ये तो तीनों हैं यहाँ वाले, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए है। मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। फिर जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित संरचना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में दो है, एक है स्कीम्स, कुछ कॉमन स्कीम्स हैं, और दूसरा कंपोनेंट्स, योजनाएं और घटक। योजनाएं और घटक, योजनाओं में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, पीएम गति शक्ति या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट का। और कंपोनेंट्स में आते हैं तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आता है। ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो पहले 4 होते थे, 5 हो गया, 5वां रोपवे हो गया। अर्बन एरियाज में भी रोपवे को बढ़ाया जा रहा है। धरती पर जगह तो बचा नहीं है, तो क्या करेंगे, आसमान में यात्रा करेंगे? नहीं, हेलीकॉप्टर से लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़े, पटना में रेलवे स्टेशन से हेलीकॉप्टर में बिठाएं और कहाँ छोड़ दें? हेलीकॉप्टर से एक छोर से दूसरे छोर, गंगा नदी में भी घुस गए। तो अब लेकिन एक होगा कि सबसे अच्छा तरीका है, जैसे गंगा नदी में जो आपने बनाया कॉरिडोर बनाया है, मेरिन ड्राइव जो बनाया, क्या नाम है उसका, जयप्रकाश सेतु, नाम क्या है, जेपी सेतु, वो जो बनाया जेपी सेतु, गंगा नदी के अंदर में जो बनाया, उसी तरह से बाकी नदियों, बाकी रिवर में बना सकते हैं। छपरा में भी आराम से डोरीगंज से शुरू करेंगे, छपरा डोरीगंज तक आ चुका है, जो चिरांद जिसको बोलते हैं, तो वहां तक आ चुका है छपरा में, तो छपरा को किनारे किनारे फिर बना दीजिए। तो उससे क्या फायदा होगा कि मेन जो इस तरफ के जमीन के बदले में नदी में पिलर डाल करके आप छपरा के एक छोर से दूसरे छोर, अब बीच में एंट्री दे दीजिए हर जगह पे, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो भी शहर नदी के किनारे, इतने नदी के किनारे है, छपरा नदी के बहुत किनारे है, पटना नदी के बहुत किनारे है। तो ऐसे जितने भी शहर हैं, उन शहरों में अगर ये रिवर वे बना देते हैं, तो इससे आपका दिल्ली जैसे है, तो दिल्ली में भी यहाँ से शुरू करके लेकर के और अब बना रहे हैं वो शिपिंग के लिए बना रहे हैं, शायद सोनिया बिहार से शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि बिहार वाला नाला है, इसके ऊपर ही रोड ऊपर बना दे कुछ। लेकिन फिर वही बात है कि उतना ज्यादा डेडिकेशन कहाँ गवर्नमेंट में है। नहीं तो दिल्ली में जिस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति मर्ज कर रही है, अगर आप नहीं रोपवे बनाएंगे, नहीं अगर आप कोई अल्टरनेटिव रूट्स लेंगे, तो कितना टाइम लगता है, यहाँ से कैंप जाने में कितना टाइम लग जाता है। एवरेज गाड़ियों का स्पीड जो दिल्ली में वो 5-6 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर का है, तो ऐसे थोड़ी दिल्ली चलेगा। आपको वाजपेयी ने बड़ा विजन के साथ अपना, तो ये 5 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रोड आ गया, रेल आ गया, जल वाटर आ गया, उसके बाद सिविल एविएशन आ गया, और 5वां रोपवे आ गया। बनारस के अंदर में, पटना के अंदर में, अभी बनारस में 600 करोड़ रुपए के लागत से बना है रोपवे बन रहा है। तो रोपवे भी एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इमर्ज किया हुआ है, और बाकी सब उसमें आएगा। क्लियर है? तो ये भी तो कंपोनेंट्स में ये आ जाएंगे। उसके बाद जाते हैं तो नेक्स्ट जो ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। और मानव संसाधन में 5 टॉपिक है, 5 जानना होगा। मानव संसाधन में 5 टॉपिक होता है, कौन से? एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, गरीबी, बेरोजगारी। तो ये सारे तो फुल लेंथ क्वेश्चन हैं, भले क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, लेकिन है सारे, ये 5 के 5 फुल लेंथ क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक ये भी है। उसके बाद एक टॉपिक और हो जाएगा पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में भी 2 फुल लेंथ दिखाई दे रहा है और 2 शॉर्ट नोट्स दिखाई दे रहा है। फुल लेंथ में 2 है, कौन से? एक है जीएसटी और जीएसटी 2.0, और दूसरा है सब्सिडी। और शॉर्ट नोट्स में जा रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में 2 है, एक 16th फाइनेंस कमीशन और 8th पे कमीशन, 2 टॉपिक, 16th फाइनेंस कमीशन और 8th पे कमीशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है योजना आयोग एवं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। ठीक है, ये टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और डब्ल्यूटीओ अगर आता है वो कंटेम्पोररी हो जाता है, हम उसको कर लेंगे, वैसे ऐसे उसे पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी टॉपिक क्वेश्चन आएगा आपको इतने ही टॉपिक से, ये जो हमने बोर्ड पे लिखा। एक हो गया ग्लोबलाइजेशन, जैसे अभी पहले ग्लोबलाइजेशन को हमने प्रमोट किया डब्ल्यूटीओ के थ्रू, और अब डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट, बाकी देश भी पॉलिसी और प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ऑटोमेटिकली पूरे डोनाल्ड ट्रंप ने सारा हौस कर रखा है ग्लोबलाइजेशन को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन और फिर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी आ सकता है। करंट अफेयर्स पॉइंट से आएगा, ये पेपर 1 में आएगा, लेकिन ये पेपर ये ऐसे में आएगा। ये ऐसे का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में नई जगह बनता है इसका, और ये पेपर 1 का टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जोड़ के इसको कहीं ना कहीं से आएगा ये। ठीक है, तो फिर वही बात है कि जो क्लास नोट्स आपको मिला है, क्लास नोट्स को, और अभी जो हम लोग इन्फोग्राफिक्स करेंगे इसको, तो पहले इसको इंटू 10 टाइम्स। अच्छा, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है, और ये पढ़ेंगे इंटू 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। तो आपको काम भर फैक्ट यहाँ से मिल जाएगा। इतना फैक्ट, सबसे बड़ी बात है, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा पढ़ते समय कि हम पढ़ेंगे उतना ही, मल्टीपल सोर्सेज आपके सामने आएंगे, मैगजीन के रूप में आएगा, योजना के रूप में आएगा, कुछ रूप में आएगा, बड़ी सारी चीजें आपके पास आएंगी। हमेशा पढ़ते समय एक बात को ध्यान रखिएगा कि क्या वो कंटेंट एग्जाम हॉल में जा पाएगा, और एग्जाम हॉल में नहीं जा पाएगा तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप समझ रहे हैं? आपको करीब 22 क्वेश्चन लिखना है, सेकंड पेपर में 15 शॉर्ट नोट्स लिखना है और 5 फुल लेंथ लिखना है, तो 15 5 20 क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा हो गया था। हाँ, तो इस तरह से मान लो 20-21 के आसपास क्वेश्चन लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अभी ही ये तय करना पड़ेगा कि क्या कोई सोना चांदी वहां जा पाएगा, और सोना चांदी जो नहीं जा पाएगा उसके पीछे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, और ये आप खुद तय करेंगे। इसमें कोई टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे मैटर आएंगे, आपके सामने से गुजरेंगे,
और वहां पे पढ़ते समय इस बात को ध्यान रख लेना पड़ेगा, केवल पढ़ने के लिए उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या एग्जाम होता है क्योंकि आपका इस लेवल पर आकर के बस आपके पास एक ही सच्चाई है, और वो सच्चाई है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उस क्वेश्चन पेपर में आपको अपने नॉलेज को यूज करना है। तो परसेप्शन के लिए मत पढ़ाई पड़िएगा, नॉलेज के लिए पढ़िएगा। कई बार लगेगा कि बड़ा सोना चांदी है, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, एग्जाम तक जा पाएगा। ठीक है, तो इतना जरूर व्यवहारिक रहिएगा। ये तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होकर ऐसी चीजों के प्रति टाइम खराब करें आज, और 4 महीने बाद एग्जाम है, पता चला कि या तो हम उसको बार-बार पढ़ पाएं तो हम उसको पढ़ें, अगर बार-बार नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। या काम की चीजें कुछ उससे मिली तो उसको नोट करके बार-बार पढ़ा, नहीं तो उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस बात को भूलिएगा नहीं कि बार-बार आपको उसको पढ़ना है, तभी उसको उठा पाइएगा। जो जिस चीज को बार-बार नहीं पढ़ सकते उसको उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये है। अब बाकी तो अपना जो मैगजीन है योजना कुछ तो पढ़ाई जाता है। इसमें से एक टॉपिक ले लीजिए, हम आपको पब्लिक फाइनेंस वाला एक टॉपिक करा देते हैं। पहले सार्वजनिक वित्त वाला। सार्वजनिक वित्त में 2 पार्ट है। कौन कौन सा? एक जीएसटी, जो कि आपके एग्जाम के बजट आएगा तो बजट हम लोग देख लेंगे उस टाइम पे, करंट अफेयर्स के पार्ट के रूप में कर लेंगे उसको। लेकिन अभी जो है एक जीएसटी, दूसरा सब्सिडी, तीसरा 16th फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अब इस बार जैसे बिहार में जा रहे हैं तो बिहार में मंत्रिमंडल बनाया। एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बिहार के साथ ये है कि राज्य 28वें स्थान पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वर्ल्ड बैंक उसका है, यूएन का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स है उसमें। 17वां तो ऑपरेशन और अचीवमेंट ऑफ 16 गोल्स है। तो 16 जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। 16 जो टारगेट्स हैं, नीति आयोग ने उस 16 पैरामीटर्स के आधार पर देश के अंदर राज्यों का अपना रैंकिंग किया और उसमें बिहार 28वें स्थान पे है। टोटल 28 राज्य हैं अभी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो 28वें स्थान पे है। लेकिन जनता सरकार से खुश है। और ये राज्य 28वें स्थान पर है, राज्य में भारी गरीबी है क्या, लेकिन जनता सरकार से एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा इसमें क्या है कि भाई राज्य 28वें स्थान पे है और जनता सरकार से खुश है, तभी तो 3/4 मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी आ रहा है सरकार को। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा मीन्स क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कि विभिन्न मानकों के आधार पर बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, किंतु सरकार बदलने के जो एंटी इनकमेंसी प्रो इनकमेंसी में कैसे बदल रहा है? एंटी इनकमेंसी का जो हिंदी होगा ये कैसे हो रहा है? एक्सप्लेन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, ये ऐसे में हो सकता है। तो ये क्या है? लोग कास्ट के नाम पे वोट दे रहे हैं। कास्ट के नाम पे वोट से तो कास्ट के नाम पे कैसे? नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट पड़ा, आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट नहीं पड़ा है, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट पड़ा है। और नीतीश कुमार जी कास्ट के तो 2% लोग हैं केवल। तो कहा विजेंद्र जो आगे वित्त मंत्री बने हैं, विजेंद्र यादव जी, वो तो 80 साल के हैं और वो तो यादव हैं और 5 मंत्रालय विभागों में मिला हुआ है, 5 विभागों में मिला हुआ है। तो फिर आखिर तो सरकार में तो वोट तो पड़ेगा ना, लोग वोट तो देंगे ही, तो किसी न किसी जी जाति के हों। अच्छा, जनता विकास का टेस्ट नहीं जानती है, लोगों में जागरूकता नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पढ़ लिख के जब बड़े हो जाएंगे तो जनता को आप मूर्ख समझेंगे, फिर लोकतंत्र कैसे सफल होगा? प्रधानमंत्री जाके सिर झुका रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता के सामने, सब लोग जनता के सामने, तेजस्वी जी जनता के सामने, जनता भगवान है जो उसका आदेश है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं जनता मूर्ख है। आपका तरीका है ना, जनता मूर्ख है। तो वो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 10,000 वोट के 10,000 के कार्ड लोगों ने जाके वोट दे दिया, तो इंक्रीमेंटल वोट हुआ, इंक्रीमेंटल वोट हुआ। लेकिन अदरवाइज उससे पहले भी तो भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया है, तब ना इंक्रीमेंटल वोट ने जिताया है। लेकिन केवल इंक्रीमेंटल वोट थोड़ी जिताता है, वोट तो मास वोट करती है, उसके ऊपर इंक्रीमेंटल होता है, तब चुनाव लोग दल चुनाव जीत जाते हैं। तो ये टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीपल एंगल से इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश को इतना झकझोरा, बिहार को अन्य राज्यों में इतने तरीके से कभी आज तक दिखाई नहीं गया। जहां पे जाकर उत्तराखंड में किसी दुकान में देख रहे हैं तो लोग बिहार का जो रिजल्ट है उसको लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां। तमिलनाडु में लोग देख रहे हैं, कहां लोग देख रहे हैं सब। ये बिहार के चुनाव ने जो कुछ भी किया है, कहा जा रहा है कि ये दूरगामी इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। कई तरीके से प्रभाव पड़ेगा केंद्र की राजनीति के साथ अन्य चुनाव का। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको इस तरह का हम तो टेस्ट सीरीज में पूछेंगे, इस तरह का पूछे भी हैं इस बार टेस्ट सीरीज में, पूछे भी थे इस बार में, तो और भी पूछे हैं क्वेश्चन। अगला जो टेस्ट है बनाए उसमें भी पूछा है। हाँ कि वे कंटेम्पोरेरी किया था हमने, और ये वाले में भी आया था, पॉलिटी भी था ना, हिस्ट्री पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल जो टॉपिक है वो तो अगला टेस्ट में है, अभी तो ये भी तो शुरू वाला टॉपिक था। अगला जो टेस्ट होगा उसमें ज्यादा बिहार विधानसभा का टॉपिक है, क्वेश्चन है, क्योंकि जो इलेक्शन वाला पार्ट था वो नेक्स्ट पार्ट में है, जो भी संडे को टेस्ट होगा उसमें होगा। जो 324 से 329 जो इलेक्शन वाला पार्ट है वो हमारे सेकंड पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 तो पार्ट 2 में है वो, तो वो सारे क्वेश्चन अब आएंगे इस बार वाले पेपर में आएंगे। इस बार वाले पेपर ज्यादा डायनामिक होगा, ठीक है, इस तरह का पेपर है। तो खैर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हर चीज का। अभी तक आप एक कार्यकर्ता के रूप में अपने पसंद नापसंद के अनुसार चीजों को लेते थे और दूसरे चीजों को रिजेक्ट करते थे, लेकिन जब एक अधिकारी के रूप में क्वेश्चन लिखेंगे तो आप उन चीजों को जिसको रिजेक्ट करते थे उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और जिसको एक्सेप्ट करते थे उसको भी एक आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात, एक बीजेपी के विरोधी पत्रकार है, वो जनरली विरोधी मैंने देखा है, न्यूज़ 24 में एक राजीव रंजन करके हैं, घूमते रहते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात चुनाव के बाद कही, 2 बातें उन्होंने कही जो कि बहुत मार्केट है, और भी कई सारी इश्यूज हैं, तो उसमें 2 बातें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। एक बात उन्होंने कहा कि मैं बिहार में जब गया तो मैं केवल सड़कों पे नहीं रहा, गांव की तरफ गया, और जिस डेस्टिनेशन के लिए, जिस पंचायत के लिए मैंने तय किया उस पंचायत में मुझे जाना है, तो मेरी इनोवा गाड़ी से बिना मैं उतरे हुए उस पंचायत तक गया, कहीं मुझे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात उन्होंने कही। जबकि दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं रास्ता खराब है तो थोड़ी देर के लिए उतर जाते हैं, फिर उसके गाड़ी पार करते हैं, फिर चलते हैं। बिहार में हमें जितने भी गांव में मैं गया मेरी इनोवा गाड़ी से मुझे कहीं उतरने की जरूरत, एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं किसी भी गांव में गया जाकर रात भर 100 दिन हो रहे हैं, किसी भी गांव में गया जाकर वहां रुका, लाइट कहीं नहीं कटी, उन्होंने कहा ये बिजली और सड़क और पानी का तो कोई बिहार में दिक्कत नहीं, बिजली पानी सड़क जो 3 मौलिक सुविधाएं हैं वो बिहार में है।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने आरजेडी के कई, क्योंकि इस बार के चुनाव के बाद दो तरह के लोग निकले हैं। एक लोग निकले हैं जिन्होंने सीधे चुनाव को खारिज कर दिया है अपने तरीके से, और एक दूसरा ग्रुप है जो कि उनका अहमद पटेल जो कांग्रेस पार्टी के बड़े ही सीनियर मोस्ट लीडर थे, उनकी बेटी मुमताज पटेल। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये देश के लिए अच्छा है। भले ही वंशवाद का परिणाम है, लेकिन जो है वो बड़े। उसका ट्वीट आया कांग्रेस पार्टी को लेकर के रिजल्ट के बाद, आप उसको पढ़िए, कहीं जरूरी है, इंडिया टुडे को जरूरी है, वर्खा को जरूरी है। उस लड़की का स्टेटमेंट आप देखिए, जैसे कि ट्रू एनालिसिस ऑफ द इश्यूज। बेसिक जो फैसिलिटीज है वो बिहार में लोगों के पास है, जो बेसिक एमिनिटीज कहा जाता है, बिजली, सड़क, पानी, घर और ईडीएस, अनाज वगैरह, ये जो चीजें लोगों के पास है। और ऊपर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2000, और ये वाला जीविका वाला 10,000, और प्लस ये जो पेंशन वाला पैसा सब महिलाओं के अकाउंट में जाता है। शराबबंदी और एक और बात, बहुत अच्छी बात कही लोगों ने, बहुत अच्छी बात कही, राजीव सरसाई इंडिया टुडे के वो बताते हैं, कई लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार जी ने, जैसे तेजस्वी जी का एक वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी ने पिछले सालों में एक अपने लिए वोट बैंक क्रिएट किया है, और वो वोट बैंक है महिला की। एक और प्रशांत किशोर ने जो प्रवास का मुद्दा उठाया, तो किसी पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये गलत मुद्दा है। ये प्रवास, बिहार से जो माइग्रेशन है, उस माइग्रेशन का नेचर अलग है। वो सारा माइग्रेशन फोर्स्ड माइग्रेशन नहीं है, बहुत सारा माइग्रेशन बाय चॉइस है। और वो माइग्रेशन का एक और पार्ट है कि वो माइग्रेशन बिहार के सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाता है उस व्यक्ति को जो माइग्रेट किया हुआ है। वो जो मनोज तिवारी इस एरिया के सांसद हैं, बिहार लौट के अगर चले जाएंगे तो क्या रहेंगे? आज यहां दिल्ली में है तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि माइग्रेशन का जो मुद्दा है, वो सब समय बिहार में माइग्रेशन खराब नहीं है। वो माइग्रेशन घर में पैसा भेज रहा है, मनी ऑर्डर भेज रहा है, उससे उनकी इकोनॉमी चल रही है, घर चल रहा है, उसका अच्छा काम हो रहा है। और उसको बोल रहे हैं कि नहीं, हम उस आदमी को वापस भेजेंगे, गांव में बुलाएंगे वापस। तो जो माइग्रेशन एक इशू है बिहार के लिए, जो पॉलिटिकल इशू है, वो वास्तव में कोई इशू नहीं है। वो बड़े छोटे लोगों का इशू है। वो ये मुद्दा उठा कमा के भेज रहे हैं ना, जो बाहर में हैं उनके लिए भी। अब हमको कोई कहे कि हम बिहार चले जाएं वापस, तो हमारे लिए बिहार वापस लौट के जाना कोई इशू है हमारे लिए? हम कभी नहीं जाएंगे, हम महाराष्ट्र चले जाएंगे। आ रहे समझ में? तो जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जो एनालिसिस, आपके पास एक लिस्ट होगा और सब जो सारे जो तर्क थे, उसका एक्सेप्टेंस और उसका रिजेक्शन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए का नहीं, महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने महिलाओं में इन्वेस्ट किया है। और हम क्लास में बार बार एक चीज पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में कि जनसंख्या वृद्धि का कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें अमर्त्य सेन ने एक 3-4 पॉइंट उन्होंने गिनाया है अपनी, उनकी एक किताब है पॉवर्टी के ऊपर ही, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के लिए। उसमें एक वो काउंट, उसके कॉजेज बताते हैं। तो एक कॉज तो बताते हैं पॉवर्टी एलिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव, पॉवर्टी एलिविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। माने सबसे बड़ा गर्भ निरोधक क्या है? गरीबी को दूर करना। यह बात बताते हैं। एक दूसरी बात, वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि अगर पूरे तीनों देशों में अगर जनसंख्या को कम करना है तो आपको विमेन इंपावरमेंट करना पड़ेगा। बच्चा जन्ने का अधिकार उस महिला को होना चाहिए, घर वालों का नहीं होना चाहिए। विमेन इंपावरमेंट। और हमारे यहां 2 मॉडल चलता है जनसंख्या कंट्रोल करने का। एक मॉडल चलता है यूपी मॉडल, आदित्यनाथ जी का, जो बुलडोजिंग है कि भाई ऐसा कानून बना दो, देश में बहुत सारे कानून बने भी कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपका ये अधिकार छीन जाएगा, ये अधिकार छीन जाएगा। ये सब कानून आज एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के सारे फैसिलिटीज 2 बच्चों के लिए है। मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लाभ जो होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो 2000 अभी जाके 2016 में रिवाइज हुआ, वो सब में सारा फैसिलिटी सिर्फ 2 बच्चे के लिए है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं है कुछ भी। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 बच्चे वाला जो जनसंख्या को रोकने के लिए कानून नहीं है। जनसंख्या को रोकने के लिए कानून है अलग अलग जगहों पे। कई जगहों पे पंचायती राज में है, कई जगह पे ये पे कमीशन के तहत भी जितनी बातें होती है सब 2 बच्चे के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा रूल, स्टेट गवर्नमेंट का सारा रूल सिर्फ कहां तक लागू होता है? 2 बच्चे तक। लेकिन एक होता है कि भाई जो इससे ज्यादा बच्चे होंगे तो इसके लिए जनसंख्या रोकने के लिए कानून बनाना। जो कई बार होता है ना कि भाई एक जो फैनेटिक्स हैं, जो थोड़े से रेडिकल टाइप के, वोट का अपना अपना गुणागणित होता है। तो उसमें होता है कि लोग बोलते हैं कि ये बर्थ इज नॉट रिलेटेड विथ पॉवर्टी बट इट्स रिलेटेड विथ रिलीजन। मुस्लिम्स में जनसंख्या एक एजेंडे के तहत बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें, गलत बातें बोलते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि इसका इस तरह का कोई संबंध नहीं है।
ठीक है, सीधा सीधा इसका गरीबी से संबंध है। भाई मुस्लिम के बहुत बड़े वर्ग में बहुत गरीबी है, तो उसके यहां बच्चे हो रहे हैं। कुछ हैं भी इस तरह के सोचने वाले, जिनको किसी मौलवी ने गांव के आसपास के मस्जिद से मौलवी रोज इस तरह की बातें बताता है, फर्जी है मौलवी, वो इस तरह की बातें बताता है, तो वहां के आसपास के लोगों में ढेर सारी जनसंख्या है। ऐसा है भी कई जगहों पे। लेकिन इन जनरल अगर देखेंगे तो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विथ पॉवर्टी। तो यूपी में क्या हुआ कि भाई जनसंख्या रोकना है तो उसके लिए कानून बना देते हैं। और नीतीश कुमार जी का मॉडल था कि जनसंख्या रोकना है तो विमेन को इंपावर कर दीजिए। अगर विमेन को इंपावर कर देंगे, और उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार उन्होंने देखा इस बात को कि अगर एक बच्ची क्लास 10 पास है तो उसको 4 बच्चे हैं, 12 पास है तो उसको 3 बच्चे हैं, ग्रेजुएशन पास है तो उसको 2 बच्चे हैं, और इससे ऊपर अगर पढ़ ली तो 9 बच्चे हैं। शादी ही देर से हुए, 25, 26 साल, 27 साल। इसके ऊपर पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब तो वो एक एम्बिशन का पार्ट बन गई। कांस्टेबल में हो गया तो कहीं हो गया तो कहीं हो गया, तो अब तो ड्यूटी से छुट्टी मिलेगा तब ना बच्चा होगा, तब तो शादी होगी, तब तो बच्चा होगा। और बच्चा हो भी जाएगा तो उसको देखेगा कौन? हमारी ड्यूटी तो सहरसा में है, हस्बैंड की ड्यूटी सहरसा में है, वाइफ की ड्यूटी कैमूर में है। अब लो बच्चा कौन देखेगा? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने ये क्या करेंगी? एकदम से जनसंख्या को घटा देंगी। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत दिनों तक महिलाओं पर इन्वेस्ट किया है बिहार का, और बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है, कई लोगों ने बताया कि जिन महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने अपने शासन के शुरुआती दिनों में साइकिल दिया था, अब वो वोटर बन चुकी है। और उसको चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो जब वोट देगी तो तीर छाप को ही वोट देगी, नीतीश कुमार जी को ही वोट देगी। हाँ, तो महिला वाला जो वोटर वाला कंसेप्ट है, ये अलग से शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा और आपको इसको ढंग से एनालाइज करके इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, और इससे अच्छा नंबर नहीं मिलेगा कि ओनली ट्रांसफर ऑफ 10,000 रुपीज फोर्स्ड वीमेन टू गिव वोट टू। चूंकि वहीं पे तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 26 जनवरी को 30,000 रुपए देंगे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो सोच के देखो, तो इसमें क्या होता है, इस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, और दूसरे बाकी सारे कारण जो भी हैं, ये जो लार्जर टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्शन की बिहार, तो इसको भी एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि बिहार इतना पीछे नहीं है। क्योंकि आप अपोजिशन नहीं है, आप उसी गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। और जुलाई में पता चला कि सब चीजें अगर ट्रैक पर रहेंगी तो अप्रैल में उसी नीतीश कुमार जी के सरकार में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, और उसी सरकार का गुणगान करेंगे, उसी सरकार को वहां जाके ये लिखेंगे कि नहीं हम नौकरी अभी नहीं करेंगे जब तक तेजस्वी भैया नहीं आएंगे। तो ऐसा कहां करेंगे आप तो उसी सरकार के अंदर काम करने जा रहे हैं। तो आपको तो सब चीजों को ठीक से एनालाइज करके अपना उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें से कई सारे बिहार चुनाव के इश्यूज थे जो कि ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब एक लिख लो, जीएसटी। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इन्होंने एक लिखा है। तो ये देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने में एक सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा अच्छा एक डिबेट आया कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर बनता है बिहार में, उसका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाता है। तो इस बार था कि इस बार कौन बन रहा है? हाँ, तो कौन इस बार बन रहा है? तो चूंकि शाहनवाज हुसैन बने तो उनका कहानी खत्म। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या पॉलिटिकल कम इनका है। उसके बाद नीतीश मिश्रा बने तो शायद इस बार चुनाव भी हार गए हैं क्या? झंझारपुर से कि कहां से चुनाव भी हार गए हैं कहीं से। तो नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, और पिछला इनके बाद उद्योग मंत्री बने थे। और फिर अब इस बार था कि इस बार कौन लेगा, क्योंकि इस पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, क्रिकेट में ये बड़ा चलता है, इस तरह की चीजें। तो इस बार था कि अब बने हैं वो दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल के ऊपर भी प्रशांत किशोर जब असली रंग में आएंगे तो दिलीप जायसवाल को खाएंगे वो। इस बार के साथ अच्छी बात यह है कि भले ही प्रशांत किशोर विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन विधानसभा के बाहर सरकार को इतना आसानी से नहीं चलने देंगे। और उनके साथ अच्छी बात यह है कि वो स्मार्ट आदमी है, बोलते अच्छा है। तो मीडिया को तो ऐसा चेहरा चाहिए ना जो कि व्यूअरशिप बढ़ाए। भाई मीडिया को, सोशल मीडिया को चाहिए, उसको कौन सा मैटर चाहिए? वो चाहिए जो कि ये थोड़ी चाहिए कि हम ये काम करेंगे उसको कितने लोग देखेंगे, ये सरकार ये गलतियां कर रही है इसको ढेर सारे लोग देखेंगे।
तो प्रशांत किशोर के साथ एक अच्छी बात यह है कि अगले 5 साल तक जो वर्तमान सरकार है, एक अच्छे मंत्री बने हैं, राम कृपाल जी बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो अच्छे मंत्री हैं, वो अपना काम करेंगे। हाँ, तो वो अच्छा काम करेंगे राम कृपाल जी। सबसे अच्छी बात है कि केंद्र के एक्सपीरियंस के बेस पर बिहार में काम करेंगे। कि बीजेपी सरकार के साथ एक बड़ी गड़बड़ी है, कई सारे स्टेट में वो सेंट्रल के मिनिस्टर को भेज देते हैं। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं क्यों बिहार में क्यों नहीं भेजते हैं। इनको बड़े बड़े रविशंकर प्रसाद को मंत्री बना के भेज देना चाहिए, एमएलसी बना के, जाओ बिहार में काम करो। ऐसा थोड़ी है कि सारे बिहार के लोग केंद्र में ही काम करेंगे। जितने बिहार के बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सेंटर में ही काम क्यों करेंगे, राज्य में काम क्यों नहीं करेंगे? तो रविशंकर प्रसाद को बना दे, राजीव प्रताप रूढ़ी को बिहार में मंत्री बना दे, जाइए बनाइए, जाकर अपना एक्सपीरियंस यूज करिए मंत्री बन करके। नहीं तो ये लोगों के पास सबसे अच्छी बात है, इतने भारी भारी लोग जब बिहार में मंत्री बनेंगे तो सेंटर से योजनाओं को ले आना, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस को यूज करेंगे। शाहनवाज हुसैन के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि एक उद्योग मंत्री के रूप में अपने व्यक्तिगत जो पहचान था उसको यूज करते थे वो। और आज तक के पिछले कई सालों में सबसे सफल उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन है। तो ऐसे लोगों को जो जिसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदरवाइज जाएंगे तो वहां इन्फ्लुएंस हो, ऐसे लोगों को मंत्री अगर बनाया जाता तो वो ज्यादा अच्छा कर पाते। लेकिन बीजेपी वाले के साथ गड़बड़ी है कि पता नहीं क्या है, क्या करते, लोकल लीडर को बनाते हैं। लोकल लीडर को कितनी समझ है? दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में उनको कोई एक आदमी नहीं पहचानता है। और जब पहचानेंगे नहीं, और बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के रेवेन्यू का 67% पैसा सेंटर से जाता है। बिहार का जो 3,18,000 करोड़ का बजट है उसका 2/3 पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाना है। सारी योजनाएं इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे रिलेटेड तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। तो मंत्री भी तो वैसा होना चाहिए जो जाकर के अपना बजट ले आए। अब विजेंद्र यादव जी को बनाया गया है वित्त मंत्री, कितने बार दिल्ली आएंगे बजट ले जाने के लिए? और बजट अगर नहीं लेके जाएंगे तो पता चला कि 31 मार्च जब साल खत्म हो रहा होगा तब इनको पैसे बिहार को मिलेगा राज्य का। जबकि वही थोड़ा दबंग वित्त मंत्री अगर रहेंगे, नॉलेजेबल वित्त मंत्री कहीं से खोज के लाके, तो ये बीजेपी के साथ भी है। तो बिहार को अपना पता नहीं क्या समझते हैं सब। जितना फोकस उनका बाकी राज्यों में रहता है, सेंटर के ऊपर है, उतना कहां प्राइम मिनिस्टर का फोकस बिहार पर है? नहीं तो किसी एक्सपर्ट को, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, किसी एक्सपर्ट को वित्त मंत्री बनाया जाता और वो एक्सपर्ट आकर के दिल्ली से हर महीने महीने अपने कोटे का पैसा ले जाता, तब तो पैसे का ज्यादा यूज हो पाएगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई 3,18,000 करोड़ में करीब 2 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से जाना है। तो जाना है तो उसको लेने वाला भी तो चाहिए। वो फाइल लेकर के आएंगे ना दिल्ली या वित्त मंत्रालय में, निर्मला सीतारमण के यहां, और वहां से लेके जाएंगे अपना पैसा। जो नहीं मांगने आएंगे या अगर कमजोर आदमी लेने आएगा तो देंगे ही नहीं। वो सारा पैसा जो इनके पास आ रहा है वो अपना खर्चा करेंगे और चंद्रबाबू नायडू को देंगे, आंध्र प्रदेश को दे देंगे पैसे। हाँ, आपका जो बजट के अनुसार, जो नियमों के अनुसार जो आपका पैसा है, 66 पैसा आपका, 100 पैसे में 66 पैसा आपको केंद्र से आना है, वो आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? 25 मार्च को। 5 दिन में क्या कर लीजिएगा? तो इंडिया का जो बजटरी, बिहार के साथ यही सब तो दुर्भाग्य है कि उनके पास ऐसे पावर, ऐसे अच्छे, जैसे वो जो प्रणय राय हैं एनडीटीवी वाले, वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि बिहारी इतने स्मार्ट हैं। जब वो घूमे तो एकदम गांव में धान काटने वाले व्यक्ति को भी नॉलेज है, इतनी सारी चीजें। और नेता सबसे खराब है, वो खुल के बात बोलते हैं। डिकोडर करके एक चैनल, भारत में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, आधुनिक पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं प्रणय राय, जो एनडीटीवी को, न्यू दिल्ली टीवी को के जो फाउंडर हैं। ठीक है, एनडीटीवी जो है, जो अदानी ने अभी खरीद लिया, जितने पत्रकार, लीडिंग पत्रकार हैं आज, सब प्रणय राय के द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं। वो प्रणय राय डिकोडर करके एक यूट्यूब चैनल उन्होंने बना रखा है, क्योंकि उनका चैनल तो बिक गया, तो डिकोडर करके बना रखा है। उसमें वो कई दिन तक बिहार में थे और वो बोलते हैं खुल के कि बिहारी जितने स्मार्ट हैं, जितने जागरूक हैं, इतनी गरीबी के बावजूद, इतनी समस्याओं के बावजूद बिहारी जितने जागरूक और अलर्ट हैं, नेता वहां के यहाँ के इतने ही। और आप गिन लीजिए नेता को, किस नेता को आप अच्छा मानिएगा? किस नेता को जो मंत्री बने हैं, 2-5 नेताओं को छोड़ दीजिए तो कौन मंत्री है? वैसे राम कृपाल जी को, इस तरह के 2-4 नेताओं को छोड़ दीजिए तो कौन मंत्री हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं और दिल्ली से आकर अपने डिपार्टमेंट का पैसा यहां से ले जाएंगे, या आउट ऑफ वे जाकर के चंद्रबाबू नायडू जैसा कोई यहां से कोई योजना राज्य के लिए ले जा पाएंगे? इतने साधारण लोगों को मंत्री बनाते हैं सब, इतने साधारण लोगों को विजन ही नहीं है। राज्य का दुर्भाग्य है। खैर चलो, पढ़ो। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज।
टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो इसमें एक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरे इसके प्रोविजंस हो जाएंगे, परिचय, प्रावधान, मूल्यांकन, रिव्यू, और इसी में जीएसटी 2.0। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, इंट्रो लिख दीजिए, परिचय, परिचय में अप्रत्यक्ष कर है, इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन तो इसका यही है कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए लाया गया है। अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए लाया गया है। दूसरा क्या है, 101वां संविधान संशोधन है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट 17 सेंटर और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है। सत्रह केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष कर को मर्ज किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स बिक्री कर, और वैट, ये सब हैं इसमें शामिल। एक जुलाई 2017 से लागू हुआ, और लास्ट में एक देश एक कर एक बाजार, वन कंट्री वन टैक्स वन मार्केट। वन कंट्री वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, और एक पॉइंट और इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं, मूल्य को, अच्छा, सरलीकरण, कर सरलीकरण को बढ़ाया, टैक्स सिंप्लीफिकेशन बढ़ गया था, कर सरलीकरण बढ़ा, और प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ। ठीक है, क्या प्राइस कम हुआ, लिख लिए, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्राइस कैसे कम हुआ है, तो प्राइस कम हुआ, जैसे मान लो हमने कहा कि 1,00,000 रुपए का या 10,000 रुपये का कोई सामान है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का 10% सेल टैक्स या वैट, यही कोई भी सामान खरीदेंगे तो यही दो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। क्लियर है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11,000, 12,100 रुपया हुआ प्राइस इसका। टोटल प्राइस कितना हुआ, 12,100। क्यों,
क्योंकि ये 10,000 में 10% जोड़ेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा, और 11,000 के ऊपर ये 10% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12,100 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये बाद वाला जो 10% है, ये 10% में दो है ना, इसमें 10,000 और 1,000, 10,000 और 100 ना, तो ये जो बाद वाला 10% है वो इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है। 1,000 ना, सॉरी, कितना हुआ, 1,000 हुआ, तो ये 12,000, 10,000 पे भी लग रहा है और 1,000 पे भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है। जबकि यहां पे इलॉजिकल क्या है कि भाई 10,000 पे लग रहा है, ये बाद वाला 10% 10,000 पे लग रहा है, समझ में आ रहा है भाई, ये जो 1,000 कलेक्शन हुआ, ये वाला 10% जो 1,000 हुआ वो सेंटर को मिल गया, तो अगला वाला 10% राज्य को मिलेगा। लेकिन अगला वाला जो 10% है वो ना सिर्फ 10,000 पे लग रहा है, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1,000 रुपया है, जो टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिल रहा है, उस पर भी लग रहा है। और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, कर के ऊपर कर। तो भाई मूल पर कर लगे समझ में आता है, टैक्स पर कैसे टैक्स लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। तो अब जीएसटी में क्या किया गया, यही 10,000 रहेगा, इसके ऊपर प्लस सीजीएसटी और इसी पे प्लस एसजीएसटी। जो यहां पे हॉरिजेंटल था उसको वर्टिकल कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का है वो क्या किया गया, अलग अलग लगाया गया। जैसे बिल जो बनेगा तो अमाउंट लिखा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अलग 10% और इसका ये दोनों बेस पर ही लगेगा। अर्थात अब ये 10% अगर है तो ये कितना होगा, 1,000, और ये वाला भी 10% अगर है तो ये भी कितना होगा, 1,000। क्लियर है, ये वाला सेंटर के पास चला जाएगा और ये वाला राज्य के पास चला जाएगा। क्लियर है, और अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000। क्या, अब पहले वाला कितना था, 12,100, तो मूल्य तो कम हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिख दीजिए नीचे, ये जो डायग्राम आपने बनाया था उसके नीचे, विथ ऑल दीज फीचर्स, इस प्रकार की विशेषताओं के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए अनेक प्रावधान किए गए। विथ ऑल दीज फीचर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी मेनी प्रोविजंस मेड। इस प्रकार की विशेषताओं के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए अनेक प्रावधान किए गए। तो क्या क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें दो तरह का प्रावधान प्रोविजन किया गया। एक, चूंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है भाई, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो ये सेंटर और स्टेट दोनों है, तो यहां पे जाते हैं तो इसमें होता है जीएसटी का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्रियान्वयन। तो जीएसटी के क्रियान्वयन में क्या हो जाएगा, यहां पर दो पार्ट में, एक होता है इंट्रा स्टेट, अंतरराज्यीय राज्यीय व्यापार, इंट्रा स्टेट ट्रेड, और दूसरा अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट। जैसे गुजरात से बिहार में, बिहार से बिहार में और गुजरात से बिहार में, तो यहां क्या हुआ, बिहार से बिहार, बिहार में उत्पादन और बिहार में ही बिहार में विक्रय, प्रोडक्शन इन बिहार और मार्केटिंग इन बिहार, दोनों बिहार में। और इसमें क्या हुआ, गुजरात में उत्पादन और बिहार में विक्रय। आ रहा समझ में? तो यहां पर क्या होगा, यहां पे जो जीएसटी होगा, जैसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाए, फैक्टर कॉस्ट प्लस सीजीएसटी
प्लस SGST, CGST प्लस SGST, GST डिवाइडेड इन 2 पार्ट, और ये जो होगा ये जाएगा केंद्र को, ठीक है, और ये जाएगा बिहार को, बिहार को। जैसे मान लो अब यहां पे क्या है, जो GST को अगर हम 18% मान लेते हैं तो केंद्र को 9% और ये 9% यदि GST 18%, तो अगर GST 18% है तो केंद्र को 9% और राज्य को, बिहार को 9% जाएगा। यह होगा इंट्रा स्टेट ट्रेड की स्थिति में। क्लियर है? अब लिख दीजिए इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट में तो इंटर स्टेट में जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसमें यहां पे फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, उत्पादन लागत इसको बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट या उत्पादन लागत इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अब यहां पे प्लस IGST लगेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269A, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST, और ये क्या होगा 18% अगर है तो ये 2 पार्ट में CGST और SGST, CGST और SGST, और CGST सेंटर को और SGST 9% दोनों, SGST बिहार को। लिख दीजिए नीचे, SGST हमेशा डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा, SGST विल बी रिसीव्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट। डेस्टिनेशन स्टेट को, चूंकि GST एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ये कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन जहां बिकेगा उसको मिलेगा। क्लियर है? ये IGST में, CGST में जाएंगे तो CGST यहां पे 9% हुआ और ये भी 9% हुआ, अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये हुआ। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार के मामले में, विदेश व्यापार के मामले में इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड IGST लागू होगा, IGST will be implemented in case of foreign trade, IGST will be implemented। और ये क्या हो जाएगा, IGS, ये यहां पे 2 पार्ट होगा, निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, निर्यातक को वापस रिटर्न टू, जो IGST जो भी जुड़ करके उस प्रोडक्ट के ऊपर, कोई टीवी बनते हुए आया अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर GST तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो जो ऐड हुआ है उसको IGST बोलेंगे, दैट विल बी रिटर्न टू एक्सपोर्टर। जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसको रिटर्न हो जाएगा, सरकार उसको वापस कर देगी, ठीक है। आयात पे लगेगा, आयात तो डोमेस्टिक ट्रेड की तरह लग जाएगा ऊपर, ठीक है, और आयात पे, इस पे यह लागू होगा, इट विल बी इंप्लीमेंटेड। और जिस राज्य में कंज्यूम होगा CGST, ये जो यहां IGST जो लगेगा इंपोर्ट के ऊपर, उसका CGST सेंटर को और SGST उस राज्य को मिलेगा जहां वो इंपोर्टेड गुड्स यूज होगा। क्लियर है? उसको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ले लीजिए दूसरा, लिखो, इस क्रियान्वयन की इस प्रक्रिया, दिस प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इस प्रक्रिया को
दिस प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय जीएसटी नेटवर्क, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। देखो इस प्रक्रिया को क्या लिखे, जीएसटी नेटवर्क नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, बाई जीएसटी नेटवर्क like public sector company. This implementation is maintained and managed by GST network, a public sector company. अब यही क्या करती है कि जैसे जितने बिल बाउचर हैं, सॉफ्टवेयर है, उसके लिए टीसीएस को, इन्फोसिस को ये हायर करते हैं। कंपनी कौन सी है? जीएसटी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, तो वो कंपनी का नाम क्या है? जीएसटी नेटवर्क है। ये लोगों के अन्य अन्य कंपनियों के सर्विसेज को हायर करती है। क्लियर है ये? नेक्स्ट लिख लो, लिखो संविधान के अनुसार, 101वें संविधान के अनुसार, संशोधन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 101 कॉन्स्टिट्यूशन, के अनुसार जीएसटी को विनियमित करने के लिए, टू रेगुलेट जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू आर्टिकल एडेड, न्यू आर्टिकल ब्रैकेट में आर्टिकल 279A, संविधान में अनुच्छेद 279A को जोड़ा गया। अ न्यू आर्टिकल एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 279A, ठीक है, फॉर जीएसटी काउंसिल, क्या लिखे? जोड़ा गया जीएसटी परिषद के लिए, फॉर जीएसटी काउंसिल और जीएसटी परिषद के लिए, जीएसटी परिषद के लिए, फॉर जीएसटी काउंसिल, ठीक है, एडेड। और आप लिख दीजिए इसमें जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जितना भी अमेंडमेंट है वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? जीएसटी परिषद के द्वारा। और ये क्या है? आर्टिकल 279A में इसका प्रोविजन है। दूसरा, जीएसटी से संबंधित ऑल रेगुलेशन रिलेटेड विथ जीएसटी, सभी विनियमन, ऑल रेगुलेशन रिलेटेड विथ जीएसटी, क्या लिखे? जीएसटी से संबंधित सभी विनियमन इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद अब तक कितनी बार बैठकें हो चुकी है? वार्षिक, मासिक बैठक का प्रावधान ना, 2 माह नहीं होता है, 5 साल हुआ ना, 2017 से अगर जोड़ें तो 5 3 8 96, माने मोटा मोटी वो होता है 55-56वां बैठक हो रहा है। ये हर महीने में होना चाहिए, लेकिन कई बार 2-2 महीने पे हो जाता है। मासिक ही है, क्योंकि जुलाई से जोड़ो ना, तो फिर जुलाई से लेकर के अभी तक देखेंगे तो कितना हुआ? 8 साल हुआ, तो 96 मंथ हुआ। तो 96 मंथ में फिर 55 कैसे 2 महीने पे होगा? तो 56 चल रहा है अभी। तो माने अच्छा, मासिक बैठक का प्रावधान, बैठक मंथली क्या लिखेंगे? मंथली कॉन्फ्रेंस, मंथली मीटिंग्स, मासिक बैठक। उसके बाद मताधिकार, अच्छा 1 मिनट, सभी निर्णय सर्वानुमति से, ऑल डिसीजन, निर्णय सर्वानुमति से, ऑल डिसीजन टेकन थ्रू कंसेंसस,
सर्वानुमति से, कोई इसमें विरोध नहीं हो सकता है। सभी निर्णय सर्वानुमति या, एक मिनट, 3/4, फोर्थ, 3/4 मेजॉरिटी, सर्वानुमति या 3/4 बहुमत से। ठीक है, सभी निर्णय सर्वानुमति या 3/4 बहुमत से। क्लियर है? मताधिकार, वोटिंग राइट, केंद्र सेंटर 1/3, राज्य 2/3, स्टेट 2/3 और 2/3 और वोटिंग हुआ 3/4 से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी केंद्र के द्वारा अकेले या राज्यों के द्वारा अकेले कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जब भी डिसीजन लेना होगा तो दोनों को केंद्र ले सकता है, कुछ राज्यों को मिला करके, लेकिन राज्य अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अध्यक्ष, अच्छा सदस्य लिख दीजिए। सदस्य, सदस्य केंद्र की तरफ से 2 और राज्य की तरफ से 3, 28 और 3 31, 28 राज्यों के और 3 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी, तो 3 हो जाएंगे इसके। केंद्र के 2, अध्यक्ष, चेयरमैन, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। और फिर अब 56वां बैठक कब है? 56 जीएसटी 2.0 कब लागू किया गया था? जीएसटी काउंसिल 56, 3 से 4 सितंबर को हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। क्या लिख देंगे? 56 बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, 56 समिट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और इसमें क्या हुआ? जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 से संबंधित प्रावधान, से संबंधित सुधार, जीएसटी 2.0 रिलेटेड रिफॉर्म्स टेकन। ठीक है, और अब लिख के एक छोड़ दो, जीएसटी फिर कल करेंगे। जीएसटी 2.0 पैरा चेंज करके एक लाइन लिख दीजिए। देखो, समय समय पर, टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल, टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल मेड वेरियस रिफॉर्म्स फॉर इजी एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। समय समय पर क्या लिखे? जीएसटी परिषद द्वारा ऐसे सुधार किए जाते हैं जिससे जीएसटी का सरल एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे लाइक जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी। क्या लिखेंगे उसको हिंदी में? अगले जीएसटी में अगले चरण का सुधार, जीएसटी में अगले चरण का सुधार।
और इसी तरह से हेडिंग बनाए, एक डाल के छोड़ दीजिए इसको, जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन जीएसटी, इसको हम लोग घेर लेंगे और इसके बाद इसका प्लस माइनस कर लेंगे, कंक्लूजन कर लेंगे, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो कल करेंगे। तो चलो घूमते टहलते आ जाइए शाम को, तो कुछ कुछ कर ही लेंगे हम लोग, क्या ठीक है।